ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस। तो पिछले में हमने एक स्टूडेंट की डिमांड पे हमने फंक्शंस देखे थे, दूसरे दिन हमने ट्रिग्नोमेट्री की थी, आज हम मैट्रिसेस कर रहे हैं। तो मैट्रिसेस क्या है असल में, अगर नाम से देखें तो एक होता है हमारे पास मैट्रिक्स जो कि सिंगुलर है। तो मैट्रिसेस इज प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हम कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स का हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे हो। अब रेक्टेंगल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर जो है ना वो भी रेक्टेंगल का ही टाइप है। अगर रेक्टेंगल को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जब हम कहते हैं अपोजिट साइड्स बराबर हों, वैसे तो हम कहते हैं अपोजिट साइड बराबर हो तो रेक्टेंगल है, जब चारों साइड बराबर हों तो फिर स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे अगर हम मैं ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा चेंज कर दो इसको, अगर मैं 2 3 1 4 5 7 ये लिखता हूँ तो ये भी हमारे पास मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर, क्योंकि ऑर्डर इसका सेम नहीं है। मैं अगर स्क्वायर में लिखूँगा फिर भी ये भी हमारे पास रेक्टेंगल का ही टाइप है, मगर हम उसको भी मैट्रिक्स कहेंगे। हाँ, ये है कि अब हम हमारे पास एक चीज़ होती है इसमें ऑर्डर। तो ऑर्डर अगर देखें तो ये तो एग्जांपल हमने लिखा है मैट्रिक्स का, तो हम कहते हैं ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। मार्कर सॉरी मेरी ख़त्म हो गई ना, दूसरी में गया नहीं हूँ सिटी। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, रोज़ बाय कॉलम। अब हम मल्टीप्लाई करते नहीं हैं, सिर्फ लिखते ऐसे हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स से हमारा कोई 2 3 1 2 3 1 4, तो इसमें रोज़ कितनी हैं, ये रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं, ये हैं कॉलम है। तो इसकी रो 2 है, कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। ठीक है, तो रोज़ और बाय कॉलम को हम लिखते हैं ऑर्डर। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, मतलब इसमें रोज़ कितनी है, उसमें कॉलम्स कितने हैं, तो हम ऑर्डर इसका ऐसे फाइंड करते हैं। तो एक और चीज़ हमारे पास है इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 1 4 3 2 5, तो इसका ऑर्डर है 2/3। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम ए पावर टी लिखेंगे, नोटेशन इसकी ये है ट्रांसपोज की। तो रो जो है वो कॉलम बन जाएगी, यानी रो कौन सी है 2 1 4, ये कॉलम बन जाएगा 2 1 4। ये 3 2 4 है तो 3 2 4। तो हम ट्रांसपोज इसका ऐसे निकालते हैं, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर 3/2, यानी जो इसके रोज थे वो कॉलम बन गए, जो कॉलम है इसका वो रो बन गया है। तो हम इसका ट्रांसपोज ऐसे निकालते हैं। सर ये थोड़ा रिपीट करें सर, समझ में नहीं आया। अच्छा, पहले रोज़ क्या होती हैं, रोज़ हम ऐसे लिखते हैं, कॉलम हमारे पास है वर्टिकल में, यानी हॉरिजॉन्टल जो है वो रो होगा, जो वर्टिकल होगा वो कॉलम होगा। अगर हमारे पास मैट्रिक है 2 3 1, इसका ऑर्डर कितना है, रोज़ कितनी है इसमें, कितनी है, 1/3 सर। हाँ तो 1/3। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे जब हम, ये हमारे पास अगर ए है तो ए का ट्रांसपोज हम लिखेंगे, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, यानी 2 3 1। तो इसका कॉलम क्या हो जाएगा और ऑर्डर फिर क्या होगा 3/1, यानी इसमें अब कॉलम 1 हो गया, रोज़ 3 हो गई। पहले रो 1 थी, कॉलम 3 थे। क्लियर है अभी? अच्छा, यस सर यस सर। ठीक है, तो ये सिंपल से सवाल आ सकते हैं जो बेसिक होते हैं, जो डेफिनेशन से फॉलो होते हैं। तो फिर हम एक और चीज़ कहते हैं, अब थोड़ा आगे है वो, हम पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि टाइप्स जो है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन है उनकी। अगर मेरे पास पहले, तो हम टाइप्स में हम कहते हैं, पहले हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, जिसमें रोज़ और कॉलम्स हमारे पास बराबर हों। ठीक है, जिसमें रोज़ और कॉलम बराबर हो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे, भले तो उसका ऑर्डर 2/2 हो, 3/3 हो, यानी जितनी रोज़ उतने उसके कॉलम। तो जो नंबर्स होते हैं ना, सिंपली 2 है 3 है या 1 है, तो ये असल में 1/1 के मैट्रिसेस होते हैं। हम इसको लिखते नहीं हैं, क्योंकि इसको ऐसे लिखें या डायरेक्टली 3 लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि वो मैट्रिसेस होते हैं 1/1 की। जब ऑर्डर थोड़ा बढ़ जाता है तो हम फिर उसको नोटेशन देते हैं, यानी अगर 2/2 हो स्क्वायर मैट्रिक्स तो हम इसको 2 3 4 1 इस किस्म का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है,
तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहते हैं? जब रोज़ और कॉलम बराबर हो। सिमिलरली अगर स्क्वायर मैट्रिक्स कब नहीं होगा? जब रोज़ और कॉलम बराबर ना हो, तो फिर उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जब हम समझ लें तो ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि आगे जो टाइप्स हैं इन्हीं पे ही बेस हैं। तो ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, रोज़ और कॉलम बराबर हों, तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, तो इसके बाद ही हम कहते हैं कोई मैट्रिक्स डायगोनल कब होगा। डायगोनल में हम कहते हैं पहले तो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो डायगोनल एंट्रीज हम इस प्लेसेस को कहते हैं जहाँ पे मैं टिक मार्क लगा रहा हूँ। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कब होता है? जब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर हो और बाकी जो है ना जगह है वो ज़ीरो हो। अब मैं 3/3 में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 2/2 में भी हो सकता है, यानी यहाँ पे कोई चीज़ बच जाए, यहाँ ज़ीरो हो, मगर ये है कि यहाँ पे डिफरेंट हो। अगर सेम होगा तो फिर इसका अलग अलग से नाम होता है। यानी ये जो नंबर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पे 2 और 3 होगा तो ये डायगोनल है। वैसे तो दूसरे भी डायगोनल है, मगर उसका नाम फिर अलग हो जाता है जब यहाँ पे हम सेम लिखते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे कुछ ना कोई एंट्री हो, अगर डिफरेंट है, तीनों में से कोई एक भी डिफरेंट है तो वो डायगोनल ही है। फिर हम ये क्लियर है? यहाँ पे क्या है, बाकी हर एंट्री ज़ीरो है, सिर्फ ये वाली जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो बच रही हैं, तो इनको हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, तो एंट्रीज थोड़ा मैंने नहीं बताया, वो अभी बता देता हूँ कि एंट्रीज़ हम कहते हैं जो एलिमेंट होते हैं ना मैट्रिक्स के, हम उसको एंट्रीज़ कहते हैं। यानी जो नंबर्स यहाँ पे होते हैं हम इसको हर एक को एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज़ है। ये वाली हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो जब डायगोनल एंट्रीज़ बच जाएँ, बाकी सारे ज़ीरो हों, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास है फिर स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स होता है वही डायगोनल हो, मगर इसके अलावा क्या हो, ये सेम हो। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो, या फिर 4 है तो यहाँ पे 4 हो, यानी डायगोनल एंट्रीज जिनकी बराबर हों। तो मेरा एक तरीका अलग से है वो बताने का, यहाँ पे मैं वो नहीं डिस्कस कर रहा। अगर मैं थोड़ा सा वो देख लूँ कि जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स था वो ABCD है ना, सिंपल 2/2। अगर मैट्रिक के लिहाज से देखें तो 2/2, तो ABCD हमारा रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। तो इस पर कंडीशन असल में इस पर लगाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ जब B और D ज़ीरो होंगे तो हमारे पास वो जो पहले हमने लिखा था डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, जब B और D नहीं, B और C। ठीक है, जब ये दोनों ज़ीरो हों यानी A और D बच जाएँ। फिर स्केलर हम कब कहते हैं? जब A और D बराबर हों। तो यही चीज़ें हैं, देखें 2/2 है या 4/4 या 5/5, कुछ भी हो यानी बराबर हों, वो पहले से ही है कंडीशन, ये दोनों ज़ीरो हों। इसके अलावा ये अलग से कंडीशन है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स। फिर स्केलर से ही एक आता है, हम कह रहे थे ना सेम हो। फिर जब सेम भी हो और वो 1 1 भी हो, यानी एक तो सेम 1 के अलावा हो सकता है, जब ये 1 1 हो जाए ना तो हम इसको फिर आई का नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? जहाँ पे डायगोनल में सिर्फ 1 हो, बाकी ज़ीरो हो, यानी डायगोनल मैट्रिक्स पहले से ही है। इसके अलावा क्या है, वो A और D बराबर जब तो थे ना, A और D बराबर थे, यानी अब वो 1 भी हैं। B और C वो पहले से ज़ीरो हो चुके हैं डायगोनल की वजह से, अब स्केलर की वजह से ये बराबर थे। स्केलर के अलावा जब ये 1 हो जाएंगे तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। इसकी खासियत होती है किसी भी मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, लेफ़्ट से करें या राइट से करें, जवाब हमेशा हमें वापस वही मिलेगा जो हमारे पास ओरिजिनल है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी, जैसे हमारे पास ये वही चीज़ें हैं, जैसे नंबर्स में हमारे पास 1 होता है, तो 1 को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करें वो 1 ही वही नंबर आता है। 2 को 1 से करें या 3 को 1 से करें, 2 या 3 दोनों वही आएंगे, यानी जो नंबर है वही आएगा। मैट्रिक्स में यही होता है, किसी मैट्रिक्स को आई के साथ या आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास हमेशा ए ही आएगा। फिर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, वो भी थोड़ा क्लियर कर दूं कि कहीं पे होता है 1 1 सारे हों, तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कभी कभी कहते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है, जिसकी हर एक एंट्री 1 हो। और कोई कुछ बुक्स जो है ना वो इसी को ही यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो ये थोड़ा टर्म में याद रख लें। अब आइडेंटिटी तो हो गया, अब सर हमारे पास जी। मतलब
मतलब यूनिट मैट्रिक्स वो है जिसमें सारे इनकी वन हो। सारे वन हो। कई कुछ बुक्स भी हैं कि जो डिफरेंट करती हैं। मोस्टली ये है कि जब 1001 हो तो हमेशा आइडेंटिटी का नाम बेहतर लगता है एज़ कम्पेयर टू यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो कुछ क्या कहते हैं यूनिट उसको अच्छा भी कहते हैं जिसका डिटरमिनेंट वन हो। ये भी हो जाता है, तो डिटरमिनेंट तो बहुत का वन हो जाता है। कुछ नाम फिर डिटरमिनेंट के लिहाज से देते हैं। अभी हमने डिटरमिनेंट नहीं देखा तो हाल ही फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। इसके बाद हमारे पास है ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ज़ीरो मैट्रिक्स में ये नहीं है कि वो स्क्वायर ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, तो ओ इज़ इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो ऐसे हो सकता है, ज़ीरो ज़ीरो ऐसे हो सकता है, या आपका 2/2 का भी ज़ीरो ज़ीरो हो। तो इस पर कंडीशन नहीं है। तो इसमें यह है चीज़ है कि हम आगे आएंगे उसमें। तो ये कुछ किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। जैसे नंबर होता है ना ज़ीरो, वो भी मैट्रिक्स होता है मगर 1/1 का जो नंबर है हमारे पास। तो हम इसको किसी में ऐड करें वही जब आएगा। जैसे मल्टीप्लाई में हम वो मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते वही आ रहा था। तो एडिशन में हमारे पास आइडेंटिटी ये होती है। तो नंबर्स में भी ये ज़ीरो होती है और मैट्रिसेस में हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। क्योंकि हम मैट्रिक्स की बात करें तो जैसी देखें ना, जैसी हमारे पास क्या कहें हम इसको नाम देते हैं कि जैसे हमारे पास शक्लें होती हैं ना, उसी किस्म की बाकी चीज़ें में वैसे ही होती हैं। जैसे यहाँ पे मैट्रिसेस है तो यहाँ मैट्रिसेस भी होंगी। ठीक है, जैसे सेट्स होते हैं तो सेट्स के लिहाज से फिर जो जो हमारे पास एडिशन के लिहाज से जो भी होगा ना ज़ीरो में, जिसको हम ज़ीरो सेट कहें या हम इसको अलग से नाम एम्प्टी सेट देते हैं, तो यूनियन करें एम्प्टी के साथ वही आता है। वो सिर्फ अलग कॉन्टेक्स्ट है, मगर ये कि हर जगह पे चीज़ें वही हैं, नाम अलग हैं। ठीक है, जिससे यानी ऑपरेशन में कोई इफेक्ट ना आए। क्लियर है? तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो थोड़ा हम अभी आते हैं ऑपरेशन यस पे सर। ना। जी, अब हमारे पास है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अब ऑपरेशंस क्या होती हैं, जिसे हम एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ठीक है, डिवीजन तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, वो उसका दूसरा वर्जन है। मगर फ़िलहाल हम एडिशन देखते हैं। तो दो मैट्रिक्स से पहले तो पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशन कहेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशन। तो ये बड़े काम की है। तो वहाँ पे वो ऑप्शन आता है क्या ये मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। तो अगर ट्रू फॉल्स तो फिर ठीक है, नहीं होगा। मगर ये कि कंडीशन आनी चाहिए कि अगर दोनों को ऐड करना है तो a प्लस बी के लिए इसका ऑर्डर अगर m/n है तो इसका भी ऑर्डर m/n होना चाहिए। जब सेम होगा तब इसकी एडिशन डिफाइंड है। ठीक है, तो ऑर्डर सेम नहीं है तो ना ही इनकी एडिशन होगी, ना ही ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक शक्ल इनकी भले मैट्रिसेस हो मगर इसका ऑर्डर सेम नहीं है तो कभी ऐड नहीं होंगे। तो एडिशन के लिए हमेशा कंडीशन होती है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, एम प्लस क्या है सर? m+n रखा है मैंने, मतलब ये है कि जनरल रखा है। अगर मैं इसको थोड़ा पर्टिकुलर लेके जाऊँ तो इसका ऑर्डर अगर ऑर्डर 2/3 है तो इसका भी ऑर्डर 2/3 होना चाहिए, तभी ये ऐड होंगे। ऑर्डर सेम हो सर। ऑर्डर सेम हो, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐड भी कभी नहीं होंगे ये। तो पॉसिबिलिटी कहते हैं ना, यहाँ पे जब आप मैट्रिक का बुक उठाएं उसमें सवाल आते हैं ऐड इफ़ पॉसिबल। तो वहाँ पे अगर इस किस्म का अगर ऑर्डर यहाँ मैं चेंज कर दूँ, ये 3/2 कर दूँ, तो ये नॉट पॉसिबल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा फिर। तो पॉसिबिलिटी कब है, जब हमारे पास सेम ऑर्डर हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन हम जो डिफ़ाइन करते हैं ना, वैसे है कि टर्म होता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, एडिशन के लिहाज से इनवर्स, यानी ऐसा नम मैट्रिक्स जिसको हम ऐड करें ताकि वो ज़ीरो ज़ीरो आ जाए। तो अगर ए है ना, अगर ए मैट्रिक्स, लेट ए इज़ मैट्रिक्स, तो थोड़ा फॉर्मल लिखते हैं। ठीक है, देन एडिटिव इनवर्स, अब नाम ये लिखा होता है खास करके कहीं कहीं पे ए आई, यानी एडिट इनवर्स ऑफ ए इज़ -a। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या है, किसी मैट्रिक्स का क्या होगा एडिट इनवर्स, यानी माइनस, यानी जो भी एंट्रीज अगर मेरे पास ए ये है -2 3 4 -1, तो जिसका -a होगा एडिट इनवर्स वो 2 -3 -4 1।
यानी हर किसी की सिंबल चेंज होगी, प्लस है तो माइनस होगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यानी जो भी मैट्रिक्स है हर किसी के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास ये होता है। तो अगर जो हम कह रहे थे ना ए माइनस बी, असल में वो ए प्लस होता है माइनस बी के साथ एक्चुअल में। तो जो एडिटिव इनवर्स के साथ एडिशन होती है, असल में सब्ट्रैक्शन और चीज़ नहीं होती, यही होती है। अगर जैसे 2 - 3 है ना, एक्चुअल में वो 2 प्लस का -3 है एक्चुअल, तो हम ये लिखते हैं, असल में ये होता है। तो सब्ट्रैक्शन एक्चुअल नहीं होती, वो एडिशन ही होती है जैसे कैसी नेगेटिव नंबर के साथ। सिमिलरली मैट्रिक्स में भी यही चीज़ होती है। तो एडिटिव इनवर्स की अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो एडिशन हो गई, एडिटिव इनवर्स हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत है। मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ का हमें नीड है जिसकी, वो होता है कि ऑर्डर मैच करे। यानी अगर ए का ऑर्डर 2/3 है, बी का ऑर्डर 2/2 है, ठीक है, इस तरह जनरल लिखते हैं। तो ये अगर इसका ऑर्डर m/n है और इसका ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल p/q है, तो हम कहेंगे ए बी जो प्रोडक्ट है इज़ डिफाइंड। कब डिफाइंड होगी? इफ़ जो n है वो p के बराबर हो। यानी इसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये m/n है, ठीक है। तो यहाँ इसकी रोज़ m है, इसके कॉलम्स n है। रोज़ m है, कॉलम n है, यहाँ पे रोज़ ये है या कॉलम ये है। तो इसके कॉलम इसकी रो के बराबर होने चाहिए। तो इसके कॉलम n है, इसकी कॉलम p है, तो दोनों बराबर होंगे तो प्रोडक्ट डिफ़ाइन हो सकती है। हाँ, बी ए कब डिफ़ाइन होगा ये भी चीज़ है। बी ए इज़ डिफाइंड इफ़ क्या हो, अब फिर इसकी जो इसका कॉलम है n है। अगर हम बी ए कर रहे हैं तो पहले हम इसको देखेंगे। तो इसका कॉलम q है, इसका कॉलम रो a है, तो यहाँ पे q बराबर m होना चाहिए। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझनी है। तो MCQs यहाँ से आ सकते हैं कि अगर इसका ऑर्डर ये है, इसका ये है, तो प्रोडक्ट इसकी कब पॉसिबल होगी, तो कंडीशन होंगी। तो यहाँ ये बराबर हों, ये बराबर हों, या फिर थोड़ा डिफरेंट। तो हमारे पास कब होगा? जब इसका कॉलम इसकी रो के बराबर हो, जब ए बी के लिए गए। तो बी ए के लिए भी वही कंडीशन है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हमारा एक और सवाल है कि जब ये डिफ़ाइंड हो गया तो लास्ट में रिज़ल्ट क्या आएगा? तो जब ए बी डिफ़ाइंड हो गया ना, तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा, अब मैं यहाँ अलग से नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिखा है डिफ़ाइंड। ये कंडीशन पहले से ही है। जब ये दोनों बराबर हो गए तो अब हम ऑर्डर हमारा क्या होगा लास्ट में, इसका m/q आ जाएगा। और बी ए का अगर देखें तो वो उलट हो गया, क्योंकि ये बराबर हमने लिया है तो पहले हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा p/n, p/m, ठीक है, या p/n, क्योंकि पहले हम वो लिख रहे थे, अब पहले ये लिख रहे हैं, बाद में ये। तो इनकी ये वाली देखें, इसका q और इसका m बराबर होगा तो इसका जवाब p/n आ जाएगा। तो जब ये डिफाइंड है इस कंडीशन पे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? यानी अंदर वाले अगर बराबर हैं, सिंपल लैंग्वेज, अगर अंदर वाले बराबर हैं तो बाहर वाला रिजल्ट आएगा हमेशा, जब ए बी हो या भले बी ए हो। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हम डिफ़ाइन ऐसे करते हैं। हाँ, करते कैसे मल्टीप्लाई वो अलग सी चीज़ें हैं। तो डिफ़ाइन के लिए तो सवाल ऐसे ही होते हैं कि मल्टीप्लाई इफ़ पॉसिबल, अगर बुक के लिहाज से देखें यहाँ पे ये कह सकते हैं पॉसिबल कब होगी, तो कंडीशन दे सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई लिखना है डायरेक्टली, अगर ए बराबर है 2 3 और बी बराबर है 3 1 2 4, तो अगर हमें ए बी फाइंड करना है तो वो क्या होगा? 2 3 1 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1 4। तो मल्टीप्लाई लिखें तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 और 2/2 है तो जवाब भी 2/2 आएगा। हाँ, अगर डिफरेंट होते तो फिर बाहर वाला रिजल्ट आ जाता। ठीक है, तो पहले तो ये पॉसिबल है क्योंकि इसके रो इसके कॉलम बराबर हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अब मैं एक एंट्री लिखता हूँ। जैसे पहली वाली है तो 2 × 3 लिखेंगे, प्लस 3 × 2 करेंगे, क्योंकि पहली रो और पहला कॉलम। तो सिंपली बाकी हम एंट्रीज भी ऐसे फाइंड करके 2/2 का पूरा मैट्रिक्स बना सकते हैं।
तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है। अब मैं स्टार्ट कर चुका हूँ तो थोड़ा ये भी देख सकते हैं कि